नमस्ते जी। सुबह सुबह नेहा बिस्तर से उठ बैठी। आज उसका अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम था। रात में उसकी सास सुनैना ने छोले बनाकर फ्रिज में रख दिए थे। सुबह जल्दी उठकर वह उसके लिए पूरी बनाने वाली थी। नेहा ने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद किया कि उसे इतना अच्छा घर परिवार मिला है। नेहा बहुत छोटी थी, तभी उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी। हालांकि पापा ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया, फिर भी उसके मन में माँ की ममता की चाह हमेशा बनी रही। शादी के बाद उसकी यह चाह पूरी हो गई थी। नेहा ने किचन में जाकर 2 कप चाय बनाई और चाय लेकर अपनी सास के कमरे में पहुंची और बोली, मम्मी जी उठिए, मुझे देर हो जाएगी। जैसे ही उसने स्नेह से मम्मी जी की वहां पर हाथ रखा, वह कांप गई। मम्मी जी का बदन तेज बुखार से तप रहा था। नेहा ने उनका माथा छुआ और तेजी से अपने बेडरूम में आई। अपने पति नवीन को जकोलते हुए बोली, नवीन उठो, देखो मम्मी जी को कितना तेज फीवर है। नवीन तुरंत उठकर मम्मी के कमरे की ओर चल दिया। नेहा ने अपनी फ्रेंड जानवी को फोन किया और बोली, हेलो जानवी, सॉरी मैं आज पिकनिक पर नहीं आ जा सकूंगी। मेरी सास की तबीयत खराब है। अरे यह क्या कह रही हो तुम? सब तैयार है और लास्ट टाइम पर तुम प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो। आज संडे है, नवीन तो घर पर ही रहेंगे ना। वो अपनी मम्मी के देखभाल कर लेंगे, जानवी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो जानवी, पर मम्मी जी को बीमार छोड़कर मैं पिकनिक पर नहीं जा पाऊंगी। प्लीज नेहा, ज्यादा आदर्शवादी बहू मत बनो, सारा मजा खराब हो जाएगा। जानवी खींच कर बोली, सॉरी जानवी, फिर कभी सही। यह कहकर नेहा ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी जी भी जाग गई। वह उठने को हुई तो नेहा बोली, मम्मी जी आप लेटी रहिए। उसकी बात को अनसुना कर कमजोर सी आवाज में वह बोली, अभी तक तैयार भी नहीं हुई हो तुम? तैयार हो, मैं पूरी बना देती हूँ। मम्मी जी आप आराम कीजिए, मैं पिकनिक पर नहीं जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद नवीन डॉक्टर को बुला लाएंगे, तब तक आप बैठकर चाय के साथ यह बिस्किट ले लीजिए। लेकिन नेहा, ओहो मम्मी जी, पिकनिक आपकी तबीयत से ज्यादा जरूरी है क्या? नेहा ने कहा। उसने देखा नवीन बड़े प्यार से उसे निहार रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आए। मम्मी जी को वायरल फीवर था। 3 दिन तक बुखार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहा। नेहा ने ऑफिस से सप्ताह भर की छुट्टी ले ली। इस बीच उसने सुनैना जी के देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। चौथे दिन दोपहर में खाना खाकर मम्मी सो गई। नेहा बरामदे में बैठी मैगजीन पढ़ रही थी। तभी उसकी सहेलियां जानवी, रेनू और बानू आ गई। अरे तुम लोग, मुस्कुराते हुए नेहा ने उनका स्वागत किया। जानवी बोली, हमने सोचा तुझे तो अपनी सास की सेवा से फुर्सत है नहीं, हम ही मिले। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ नेहा। अच्छा भला प्रोग्राम चौपट करवा दिया, बानू ने शिकायती स्वर में कहा। क्या तुम लोग भी नहीं गए? नेहा ने हैरानी से उनकी ओर देखा। अकेले क्या एंजॉय करते, तेरे बिना मजा भी नहीं आता, रेनू नाराजगी से बोली। जो बीत गया उसे छोड़ो नेहा, पर हम तुझे यह समझाने आए हैं कि इतना आदर्शवादी होना भी ठीक नहीं है। सास की जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई, तुमने पिकनिक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। सहेलियों की बातें सुनकर नेहा ने कहा, जानवी कैसी बातें कर रही हो? मम्मी जी का ख्याल मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वास्तव में गलती तुम लोगों की भी नहीं है। बचपन से ही लड़की के मन में सास की कठोर
औरत वाली इमेज होती है। और पूर्वाग्रह से ग्रस्त लड़की जब ससुराल में कदम रखती है तो सास से दूरी बनाकर रखती है। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मन में एक आस थी कि अपनी सास से माँ का प्यार मिलेगा, और मम्मी जी ने मेरी इस आस को पूरा कर दिया। मैं तो यह जानती हूँ कि निस्वार्थ भाव से प्यार दोगे तो प्यार जरूर मिलेगा। मम्मी जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत दुख सहे है। तुम लोग कभी उनकी डायरी पढ़ना, तब तुम्हें एहसास होगा तुम्हारी सास डायरी लिखती है। हमें भी दिखाओ, बानू ने कहा। नेहा कमरे में से एक डायरी उठा लाई और अपनी सहेलियों को देते हुए बोली, तुम लोग डायरी पढ़ो, तब तक मैं तुम लोगों के लिए बढ़िया सा नाश्ता बना कर लाती हूँ। जानवी, बानू और रेनू नेहा की सास के जीवन की गाथा पढ़ने बैठ गई। मैं सुनैना देवी प्रेम विवाह को सुख की गारंटी समझ बैठी थी, पर मेरे पति नरेश का मन किसी रेगिस्तान की तरह था, जिसमें प्यार की खूबियां कभी खिल ही नहीं ना पाई। शादी को 8 महीने ही बीते होंगे कि हम दोनों में टकराव के हालात पैदा होने लगे। उनके गुस्सैल और शक की स्वभाव के कारण आए दिन घर में तनाव रहता। मैं पब्लिक स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। स्कूल से घर लौटने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मैं सवालों के कटघरे में खड़ी कर दी जाती। मैं जितनी संवेदनशील थी वह उतने ही भावना ही थे। नवीन के जन्म के बाद मुझे लगा था कि हालातों में सुधार होगा, लेकिन यह आशा भी एक छलावा थी। घर के झगड़ों का असर धीरे धीरे नवीन पर पड़ने लगा। वह अधिकांश समय सहमा रहता, दूसरे सामान्य बच्चों की तरह ना तो शोर मचाता, ना ही खेल कूद में ज्यादा रुचि लेता। समय सरकता गया और हमारे बीच की दूरी उस समय एक गहरी खाई में बदल गई। जब मुझे पता चला उनकी जिंदगी में एक दूसरी औरत है। बीता नरेश के ऑफिस में काम करती थी। पहली बार मैंने उसे एक पार्टी में देखा था। जिस अधिकार से उसने नरेश का हाथ पकड़ा था, वह बात मेरे मन को खटकी थी, पर नरेश के प्रति अविश्वास नहीं उपजा था। हाँ, अब मुझे समझ में आया क्यों वह हर समय मुझ पर शक करते थे। उनके मन में एक गिल्ट थी जो उन्हें कचोटती रहती थी। एक दिन अपनी एक साथी टीचर के साथ मैं शॉपिंग कर रही थी कि सामने से आ रहे नरेश पर मेरी नजर पड़ी। उनका हाथ साथ में चल रही बीता की कमर पर था। उस रात हम दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ। कितनी बेशर्मी से उन्होंने स्वीकार रहा था कि वह मुझे छोड़ सकते हैं, लेकिन बीता को नहीं। जल्द ही हमने डिवोर्स ले लिया। मैं नवीन पर अपना कानूनी अधिकार चाहती थी, जिसके लिए नरेश तैयार हो गई। वह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था। लोगों की नजरें दूर तक मेरा पीछा करती। कभी मैं हमारे असुरक्षित भविष्य की चिंता में घुलती और कभी अपने 4 साल के बेटे नवीन की परवरिश की चिंता में। वह अपने पापा को याद करके रोता तो उसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता था। तरह तरह के झूठे आश्वासनों से मैं उसे शांत कर पाती थी। उस समय मुझे किसी अपने की जरूरत थी, इसलिए मैंने माँ को अपने पास बुला लिया। 1 साल पहले पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, तब से वह भी अकेली ही थी। माँ के आने से मुझे काफी राहत मिली। नवीन के सब कामों की जिम्मेदारी उन्होंने अपने ऊपर ले ली थी। उन्होंने नवीन भी नानी के आने से खुश था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। जीवन एक बार फिर पटरी पर लौट आया था। एक दिन मैं स्कूल से घर लौटी तो माँ को बिस्तर पर लेटे देखा। उनके पैर में
प्लास्टर था। मैं परेशान हो गई। माँ, यह कैसे हो गया? क्या बताऊं बेटा। राशन लाने बाजार गई थी। रास्ते में रिक्शा पलट गया। वह तो अच्छा हुआ, ईश्वर ने मदद के लिए अभी को भेज दिया, वरना पता नहीं क्या होता। माँ कुछ कमजोर स्वर में बोली। तुम भी कमाल करती हो माँ। तुमसे किसने कहा था अकेले बाजार जाने के लिए? तभी मेरे सहकर्मी अभी कमरे में आए। उन्होंने टेबल पर दवाइयाँ और फल रखे और बोले, संयोग से आज मैं छुट्टी पर था, बाजार घूमने निकला था, तभी मेरी आंखों के सामने ही माँ जी का रिक्शा पलटा। अभी ने मेरी बहुत मदद की सुनैना। सहारा देकर डॉक्टर के पास ले गया, एक्सरे कराया, प्लास्टर चढ़वाया और अब सारी दवाइयाँ लाया है। कैसी बातें कर रही है माँ जी, आप मेरी माँ जैसी है। मैंने अभी का दिल से आभार प्रकट किया। अभी और मैं एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। उस दिन के बाद से वह अक्सर माँ को देखने घर आने लगे। धीरे धीरे औपचारिकता खत्म होने लगी। माँ भी अभी से काफी घुल गई थी। अभी जब भी आते घर का माहौल खुशगवार हो जा उठता। धीरे धीरे अपनापन बढ़ रहा था। बातें करते करते अभी का अचानक खामोश हो जाना और मेरी ओर खोई खोई नजरों से देखना मुझे कहीं भीतर तक छू जाता था। पर उन नजरों का मतलब समझकर भी मैं समझना नहीं चाहती थी। एक दिन माँ नवीन को पार्क में घुमाने ले गई थी। एकांत के उन पलों में अभी ने मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रखा। मैं हैरत में पड़ गई थी। सोच समझकर मैंने सपाट स्वर में जवाब दिया था, दूसरी शादी के बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। वैसे भी मैं आप अनमैरिड है और मैं एक बेटे की माँ। ऐसा कैसे संभव है? अनमैरिड हूँ तो क्या तुमसे 3 साल बड़ा भी तो हूँ। मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम अच्छी तरह सोच लो फिर जवाब देना। रात में मैंने माँ को बताया तो वह उत्साहित हो उठी। सुनैना, सच कहूँ तो मेरे दिल में भी कई बार यह विचार आया, पर तुम्हारी नाराजगी के डर से चुप रही। अभी शकल सूरत से साधारण है तो क्या स्वभाव से हंसमुख है और हर तरह से तुम्हारे योग्य है। कैसी बातें कर रही हो माँ। मैं एक बेटे की माँ हूँ। माँ के साथ साथ तुम एक औरत भी हो, यह मत भूलो। पहाड़ सी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी? कुछ ही सालों में नवीन बड़ा हो जाएगा, उसकी अपनी दुनिया होगी, तब तुम अकेली पड़ जाओगी। उस समय तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा होगा। और फिर अभी से शादी के बाद भी नवीन तो तुम्हारे पास ही रहेगा, दूर थोड़े ही चला जाएगा। बहुत देर तक माँ मुझे समझाती रही थी। माँ तो सो गई लेकिन मेरे मन में विचारों को लेकर तूफान उठने लगा। सच ही तो कहती है माँ, नरेश ने दूसरी शादी कर ली। जिंदगी की सभी खुशियां उसे प्राप्त है और मेरे हिस्से में क्या आया? बेबसी, घुटन और नवीन को पालने की जिम्मेदारी। तभी मेरी अंतरात्मा ने मुझे धत्कारा। यह जिम्मेदारी भी तो मैंने सुरक्षा से ही उठाई थी। अगर नरेश नवीन को अपने साथ ले जाते तो इस कल्पना से ही मेरा मन तड़प उठता और मैंने पास लेटे नवीन को कसकर खुद से लपेट लिया। मैं तो जी ही नहीं पाती उसके बगैर। अभी हर तीसरे चौथे दिन घर आते थे, लेकिन मैं रोज ही उनका इंतजार करती थी। मेरी हाँ से अभी भी खिल उठे थे। मेरा मन फिर से खुशी में भविष्य के सपने बुनने लगा था। इन पलों के बीच मैं भूल ही गई थी कि नवीन उपेक्षित हो रहा है। कहाँ तो वह अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता था और कहाँ अब वो उसके दो दो सब्जेक्ट में लाल निशान थे। होमवर्क भी अक्सर पूरा नहीं करता था। उसमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही थी। वह चिड़चिड़ा होता जा रहा था।
नए बन रहे रिश्तों की गर्माहट ने मेरी नज़र को धुंधला कर दिया था। एक दिन मेरा अभी के साथ बाहर घूमने का प्रोग्राम था। मैं तैयार हो रही थी, तभी रूहान सा नवीन मेरे पास आया। आंखों में उमड़े आंसुओं को पीते हुए वह बोला, मम्मी मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं काम से जा रही हूँ बेटा, तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। तुम तब तक नानी के पास बैठकर पढ़ो। नहीं पढ़ना मुझे, और चॉकलेट भी नहीं चाहिए। मैं बस आपके साथ चलूंगा मम्मी। गुस्से के आवेग में वह पैर पटक कर चिल्लाया। फिर ना जाने क्या हुआ, मेरी साड़ी का पल्लू पकड़कर फूट फूट कर रो पड़ा। मैं अवाक सी खड़ी रह गई। उसका यह व्यवहार मेरे लिए अजीब था। मैंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेराया और बोली, अच्छा रोना बंद करो और तैयार हो जाओ। मुझे लगा नवीन को साथ ले जाना अच्छा रहेगा। धीरे धीरे वह अभी के साथ महसूस करने लगेगा। लेकिन जैसा सोचा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी चुप ही सादे बैठ रहे। रेस्टोरेंट में कॉफी पीने बैठे तो मैंने उन्हें टोका, जब चुप ही रहना था तो आए ही क्यों थे। वो कुछ पल मुझे देखते रहे, फिर बोले, अब तुम ही बताओ, इसके सामने क्या बोलूं। इसे साथ लाने की क्या जरूरत थी। सुनकर मेरे मन को ठेस लगी। वह चाहते तो उस दिन नवीन और अपने बीच की दूरी को कुछ कम कर सकते थे। मैं कई बार उनसे कह चुकी थी, उनका नवीन के साथ घुलना मिलना जरूरी था, तभी वह उन्हें पिता के रूप में स्वीकार करेगा। अगले दिन रविवार को अभी आए और बोले, सुनैना जल्दी से तैयार हो जाओ, तब तक मैं नवीन को बाहर घुमा लाता हूँ, वरना यह भी हमारे पीछे लग जाएगा। अभी के आखिरी शब्द मेरे मन को चुभ गए। जबरदस्ती टहलने के लिए भेजा था मैंने नवीन को। वह तो अभी के साथ जाना ही नहीं चाहता था। थोड़ी देर बाद अभी नवीन को लेकर वापस आई और मैं उसे माँ के पास छोड़कर अभी के साथ घूमने चली गई। रात में अभी के साथ खाना खाकर लौटी तो माँ ने बताया कि नवीन जब से लौटा है ना तो कुछ भी बात कर रहा है और ना ही खाना खाया है। मैंने सोचा मेरे अकेले बाहर चले जाने को लेकर मुझसे नाराज होगा, इसलिए उसे मनाने के लिए मैं उसके पास आकर लेट गई। लेकिन वह मेरे पास से उठकर माँ के पास जाकर लेट गया। और कोई समय होता तो मैं उसे मनाकर ही दम लेती, लेकिन उस दिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। एक अजीब सा अपराध बोझ मेरे मन को घेरे हुए था, जिससे मैं चाहकर भी खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी। अगले ही दिन स्कूल के प्रिंसिपल शर्मा जी ने मुझे बुलाया। मेरे पहुंचते ही उन्होंने प्रश्न दाग दिया, आजकल नवीन को क्या होता जा रहा है संजना जी, उसे क्या हुआ है। सर कुछ भी तो नहीं। शर्मा जी गौर से मुझे देखते हुए बोले, दो दो सब्जेक्ट में फेल हुआ है वो, और आप कह रही हो कुछ भी नहीं हुआ। स्कूल के सबसे अच्छे स्टूडेंट में उसका नाम गिना जाता था। अब तो उसका व्यवहार भी अजीब सा होता जा रहा है। उसकी क्लास टीचर का कहना है, क्लास में या तो वह गुमसुम रहता है या अपने साथियों से झगड़ा करने लगता है। मुझे लग रहा है कि उसके मन में कोई बात है जो वह खुलकर नहीं कर पा रहा है। कोई गांठ है जो बड़ी होती जा रही है। देखो बेटी, मैं यह बात एक प्रिंसिपल की हैसियत से नहीं बल्कि तुम्हारे भले की हैसियत से कह रहा हूँ। वह बच्चे खुद को अधूरा और असुरक्षित महसूस करते हैं, जिन्हें जीवन में माँ और पिता दोनों का प्यार प्राप्त नहीं होता है। नवीन के सिर पर भी उसके माँ पिता का हाथ नहीं है। ऐसे में तुम्हारी जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। तुम्हें उसके मन को समझना होगा।
बच्चों को पालना, पढ़ा लिखाना, लिखाकर अच्छा इंसान बनाना एक तपस्या है, जिसमें अपनी बहुत सी इच्छाओं की आहुति देनी पड़ती है, तभी तपस्या सफल हो पाती है। शर्मा जी ने मेरे सोए हुए विवेक को जगा दिया। स्कूल से लौटकर सारा दिन मैं बेचैन रही। शाम को घर आया तो मैंने उसे नए कपड़े पहना कर तैयार किया। तो वह बोला, मम्मी क्या हम कहीं घूमने जा रहे हैं? हाँ बेटा। क्या अंकल के साथ? उसने संकित होकर पूछा। नहीं, बस मैं और तुम और नानी, ठीक है ना? मेरी बात सुनकर वह कुछ आश्वस्त हुआ। मॉल में आइसक्रीम खाकर और कैरम बोर्ड खरीद कर हम घर लौटे। रात में उसके पास लेटी तो उसे खुश देखकर मैं पूछ बैठी, अच्छा नवीन, उस दिन तुम अभी अंकल के साथ घूमने गए थे, तब तुम दोनों ने क्या क्या खाया था? यह सुनते ही नवीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मैंने फिर पूछा, बेटा अभी अंकल तुम्हें कैसे लगते हैं? अचानक मेरा हाथ झटक नवीन खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों झलक रहे थे। वो बोला, मम्मी अभी अंकल कह रहे थे आप उनसे शादी कर रही हो, मगर मम्मी मैं हॉस्टल बिल्कुल नहीं जाऊंगा। हॉस्टल तुमसे किसने कहा? तुम हॉस्टल में रहोगे? इस नई बात ने मुझे हैरान कर दिया। अंकल ने उस दिन कहा था कि हॉस्टल बहुत अच्छी जगह होती है, हम तुम्हें वहीं रखेंगे। पापा तो मुझे छोड़कर चले गए, अब आप भी चली जाओ, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा नानी के पास। नवीन की यह बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। अगले दिन अभी आए तो मैं नाराज होकर बोली, तुमने नवीन से कहा था कि उसे हॉस्टल में रहना होगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मेरे बच्चे को मुझसे दूर करने की सोच रहे हो। जानते हो नवीन इन दिनों खुद को कितना असुरक्षित महसूस करने लगा है। कहते कहते मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली, फिर शांत स्वर में बोले, नाराज मत हो सुनैना, ठंडे दिमाग से सोचो, शादी की शुरुआती दिनों में पति पत्नी के बीच कोई तीसरा हो तो कभी भी उनमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती। नवीन साथ रहेगा तो तुम्हारा ध्यान भटकता रहेगा, तुम उसमें और मुझ में तालमेल बैठाने में लगी रहोगी। इस कोशिश में हमारा रिश्ता प्रभावित होगा, जो मैं सहन नहीं कर सकता। तो तुम क्या चाहती हो? अपनी ममता को तुम्हारी उमंगों के लिए कुर्बान कर दूं? मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपने सुख के लिए अपने बच्चे को अपने से दूर कर दूं। मेरी बातों से अभी का मूड उखड़ चुका था। गुस्से में वह बोले, तुम्हें अपने लिए पति नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए पिता की जरूरत है। मेरा पति सिर्फ वही इंसान बन सकता है जो मेरे बेटे को बाप का प्यार दे सके, उसे घर से दूर करने की ना सोचे। अगर मुझे पहले ही तुम्हारे मन के भावों का पता चल जाता तो मैं कभी भी इस रास्ते पर आगे नहीं बढ़ती। फिर दरवाजे अभी उठकर चले गए। तभी मैंने देखा दरवाजे की आड़ में नवीन खड़ा था। उसे अपने सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मम्मी, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगा, हमेशा कहना मानूंगा। रोती आवाज में कहे उसके शब्दों ने मेरी आत्मा तक को झकझोर दिया। माँ मेरे पास आकर बैठ गई। उनके कंधे पर सिर रखकर मैं बोली, तुम बताओ माँ, नरेश तो छोड़कर ही गया, अब क्या अपनी ममता से भी इसे दूर कर दूं? नहीं सुनैना, तुमने बिल्कुल ठीक किया, ऐसा पत्थर दिल आदमी तुम्हें भी खुश नहीं रख सकता था। माँ ने शांत स्वर में जवाब दिया। इसके बाद मैंने अपनी जीवन की किताब से अभी का अध्याय निकाल फेंका। भविष्य में फिर कभी भटकाव की स्थिति पैदा नहीं हुई। अब मेरे जीवन का सिर्फ एक ही लक्ष्य था,
नवीन को उच्च शिक्षा दिलाकर एक अच्छा इंसान बनाना। समय आगे बढ़ता रहा और अपनी मेहनत और लगन से एक दिन वह भी आया जब नवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। उसे एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई थी। नेहा नवीन के साथ उसी कंपनी में नौकरी करती थी। मुझे पता चला वह दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, तो मैंने उन्हें शादी के बंधन में बांधने में देर नहीं की। चांद से सुंदर बहू घर में आ गई थी। आज सुबह मैंने सुना नवीन नेहा से कह रहा था, मैं 4 साल का था जब पापा हमें छोड़कर चले गए। मम्मी ने सारा जीवन संघर्ष किया है। नेहा, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की तपस्या से हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझे प्यार करती हो तो मुझसे एक वादा करो, मम्मी का हमेशा ख्याल रखोगी, उन्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होने दोगी। नवीन की यह बातें सुनकर खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू बह निकले। आज सचमुच मेरी तपस्या सफल हो गई है। डायरी खत्म हो चुकी थी। जानवी, भानु और रेनू खामोश बैठी अपने विचारों में लीन थी। तभी नाश्ता लिए नेहा कमरे में आई। क्या तुम तीनों ने डायरी पढ़ ली? नेहा ने पूछा तो जानवी बोली, हाँ नेहा, तुमने सच ही कहा था। अपने पूर्व ग्रह की सोच से ही हम रिश्तों को मापने लगते हैं। पर अब हमें एहसास हो रहा है कि रिश्तों के प्रति हमारा नजरिया कितना संकुचित था। वास्तव में तुम्हारी सास और उनकी तपस्या पूजनीय है। नेहा का चेहरा सहेलियों की बातें सुनकर खुशी से खिल उठा। उसे लगा, अगर हर इंसान इसी तरह से अपने नजरिए को बदलकर रिश्तों को आत्मनिर्भरता से अपना ले तो जीवन कितना सहज और खुशहाल हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।